डिफरेंशिएशन को अब मैथमेटिकली अपन कैसे निकालते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली क्या होता है उसे समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन let y equal to f of x be a real valued function derivative of f of x डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसका नोटेशन है। एफ ऑफ एक्स के ऊपर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा है और इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को जब एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगी वो अभी लिखने वाले हैं। gives instantaneous rate of change, gives instantaneous rate of change in f of x as x varies। अगर x को चेंज करता हूं तो f ऑफ x में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्रिएट होता है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x उसका मेजरमेंट करता है। और इसको निकालते कैसे हैं? इट इज गिवन बाय फॉलोइंग लिमिटिंग वैल्यू या फॉलोइंग लिमिट। और वो लिमिट है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाई h। इस लिमिट से अपन डेरिवेटिव की वैल्यू देते हैं। ये वाले लिमिटिंग वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू देता है। अब इसको जब हम बिगिनर थे तो हमको भी लगता था कि भाई ठीक है, तो मैथमेटिक्स का तरीका है, कुछ होता हो। तो ये लिमिट को अगर थोड़ा ग्राफिकली समझेंगे तो समझ में आएगा। जो लिमिट लगी है उसको ग्राफिकली पहले समझते हैं। तो ग्राफ से थोड़ा कोशिश करते हैं। कुछ चीजें मैं थोड़ा पहले से प्लॉट कर लिया हूं, ऐसा लगेगा आपको, पर इनफैक्ट ऐसा नहीं है। सपोज कि जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वो x के साथ जो वेरिएशन है वो इस कर्व से ये कर्व बनाता है। इफ x is changed, the way in which y changes, it is denoted by this curve। ये कर्व है। और इस कर्व के ऊपर एक्चुअली तो मैं 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। एक पॉइंट P है
और एक पॉइंट Q है। और जो अपन लिमिट लिखे थे अभी पिछले पेज में कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो अपन ने लिखा था वो ये वाली जो लिमिट थी वो लिमिट यहाँ समझ में आएगी। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इस लिमिट को अपन ने कहा था कि ये लिमिटिंग वैल्यू ही डेरिवेटिव देता है, और इसी को हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आपको जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, वो इसी से डिसाइड हुए हैं। अपन ने बहुत जैसे x पे एक वैल्यू लिया और x प्लस एच पे एक वैल्यू लिया, और x पे फंक्शन की वैल्यू देखा और ऐसे ही y पे फंक्शन की वैल्यू देखा। बाय डेफिनेशन देख सकते हो कि x पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है, और नियर बाय एक पॉइंट लेते हैं x प्लस एच, और वहां पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस एच है। और ये जो न्यूमरेटर में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो यही डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये वही चीज है। आपको ये जो y की वैल्यू में चेंज दिख रहा है ना, ये f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ही है। f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और बेसिकली वो इस कॉर्ड के लिए परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है। और ये जो वेरिएशन x में आया, ये x में जो वेरिएशन आ रहा है ये आपका बेस का रोल प्ले कर रहा है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्वांटिटी जो है दिस अपॉन दिस, ये एक्चुअली इस कॉर्ड की स्लोप बना रहे हैं, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। तो ऐसे देखा जाए तो ये जो क्वांटिटी है स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू, और देखो ये कॉर्ड पी क्यू का जो डिटर्मिनेशन हुआ है वो 2 नियर बाई पॉइंट्स ने इस कॉर्ड को डिसाइड किया है। ये वाली कॉर्ड को 2 नियर बाई पॉइंट्स ने डिसाइड किया है। तो और उस कॉर्ड की स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे उस स्लोप को डिसाइड कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये इस लिमिट को छोड़ दो तो ये क्वांटिटी कॉर्ड की स्लोप बताता है। अब देखो यही बेसिकली इस इंटरवल में उस क्वांटिटी का एवरेज रेट ऑफ चेंज है। एक्स में इतना चेंज करने पे वाई इतना चेंज हो रहा है। तो पर यूनिट चेंज एक्स में, पर यूनिट चेंज के लिए वाई में क्या चेंज आएगा, यूनिटरी रूल टाइप का लगा सकते हो। इसको स्लोप ऑफ द कॉर्ड भी कह सकते हो और इसको उस क्वांटिटी का एवरेज रेट ऑफ चेंज कह सकते हो। एवरेज इसलिए कि ये जो कॉर्ड की स्लोप है, ये इंटरवल चेंज कर दूं तो ये स्लोप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Q पॉइंट की बजाय मैं एक दूसरा पॉइंट Q1 सेलेक्ट कर लूं। जैसे मैंने एक पॉइंट Q1 सेलेक्ट कर लिया, उसी कर्व से डिसाइड कर रहा हूं, जिस कर्व पे Q लिया था उसी कर्व पे Q1 ले सकता हूं। और जो रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट है वो तो अभी भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी Q1 लेकर डिसाइड करूंगा तो ध्यान देना कि ये कॉर्ड जो है इस सिचुएशन में आ जाएगा। और जैसे मैं पॉइंट Q1 से इस क्वांटिटी को डिसाइड करने की, जैसे देख रहे हो H को छोटा करने से ये जो क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वही रेट ऑफ चेंज देगा। तो Q की बजाय Q1 पॉइंट सेलेक्ट करता तो इंटरवल की जो लेंथ है, ये लेंथ
Q से जो इंटरवल बना था, Q1 से वो इंटरवल थोड़े छोटी लेंथ का हो गया और कॉर्ड की स्लोप बदल गई। इंटरवल छोटा करने से जो रेट ऑफ चेंज का प्रेडिक्शन है वो ज्यादा एक्यूरेट हो गया। इस बात को ऐसे समझ सकते हो, अभी इसके तुरंत बाद मैं इसको समझाता हूँ कि इंटरवल छोटा करने से रेट ऑफ चेंज का प्रेडिक्शन एक्यूरेट क्यों हो जाता है। इस इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा बेटर सेम क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को अपन छोटे इंटरवल में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। छोटे इंटरवल से सेम चीज का कैलकुलेशन करें तो वो बेटर रेट ऑफ चेंज देगा। जितना छोटा इंटरवल लेंगे उतना बेटर रेट ऑफ चेंज देगा। जैसे मैं इससे भी छोटा इंटरवल ले लूं, अगर मान लो मैंने एक तीसरा पॉइंट ले लिया Q1, Q2 ले लिया Q2। अब Q2 से जो डिसीजन होगा, इंटरवल का जो डिसीजन होगा, कॉर्ड एक नई पोजीशन में आएगा और सारी चीजें सेम कर्व से डिसाइड कर रहा हूं, एक ही कर्व से। बस इस क्वांटिटी का मेजरमेंट इंटरवल को छोटा कर करके मैं चेक कर रहा हूं। तो इस क्वांटिटी का मेजरमेंट इंटरवल को छोटा करके चेक करें तो एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज की तरफ जा रहा है, क्योंकि कॉर्ड की स्लोप अगर रेट ऑफ चेंज बता सकती है तो उस रेट ऑफ चेंज को एवरेज बोला था, क्योंकि उससे भी ज्यादा और प्रिसाइज और ज्यादा क्लियर रेट ऑफ चेंज उस इंटरवल को छोटा करके भी निकाल सकता था और ज्यादा एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही एक्चुअल रेट ऑफ चेंज। जब आप एक्टिवा चलाते हो तो उस मोमेंट पे जिस रेट से आप स्पीड ट्रेस कर रहे होते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आपने 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपकी एवरेज स्पीड है। आप उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में जो पाथ लाइन ट्रेस कर रहे थे, अलग अलग मोमेंट पे आप अलग अलग स्पीड पे भी हो सकते हो। तो पूरे 1 घंटे के इंटरवल से जो प्रेडिक्शन होगा वो एवरेज होगा। आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, मतलब अभी किस रेट से डिस्टेंस ट्रेस हो रहा है। तो इंटरवल छोटा करने से आपको उस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज पता चलता है। उस मोमेंट पे मतलब x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू में जो ग्रोथ रेट या डिक्रीज रेट बन रहा है वो एक्यूरेटली पता चलता है। तो जब आप इस चीज को जो ये जो लिमिट है, इससे आपको घबराना नहीं है। बेसिकली ये लिमिट क्यों लगा है, आप ऐसे कह सकते हो कि इफ Q टेंड्स टू P, इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं या यहीं लिख देता हूं। इफ Q टेंड्स टू P, if Q tends to P along the curve, H in width of the interval becomes small. Initially width of the interval of this, it was this, and then it becomes this, then it becomes this. Width of the interval becomes small and your chord converts to be tangent. आपका जो chord है वो tangent में convert हो जाएगा। आपका chord tangent में convert हो जाएगा। यहां पर इस जगह पे उस कर्व का जो टेंजेंट आएगा ये इस टेंजेंट में बदल जाएगा। तो बेसिकली मैंने ये जो बनाए हैं, दिस इज टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट एट P, उस कर्व के ऊपर P पॉइंट पे टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ये लिमिट लगाते हो तो ये जो कॉर्ड की स्लोप है, इस लिमिट को लगाकर जब उस स्लोप को निकालते हो तो वो टेंजेंट की स्लोप में कन्वर्ट हो जाती है। कॉर्ड कन्वर्ट्स इनटू टेंजेंट एट P। और जो टेंजेंट है वही एक्चुअल रेट ऑफ चेंज देगा।
टेंजेंट नहीं, टेंजेंट की स्लोप एक्चुअल रेट ऑफ चेंज देगी। ये जो कॉर्ड की स्लोप है ग्रेजुअली ये टेंजेंट की स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगी और टेंजेंट की स्लोप ही एक्चुअल रेट ऑफ चेंज देगी। इसी को अपन बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब इस क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स में इंस्टेंटेनियसली पॉइंट एक्स पे जो रेट ऑफ चेंज होगा वो टेंजेंट की स्लोप से आएगा और वो एक्चुअल रेट ऑफ चेंज उस पॉइंट पे होगा और उस पॉइंट पे जो एक्चुअल रेट ऑफ चेंज होगा ये डेरिवेटिव उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में रियली एक्चुअल रेट ऑफ चेंज कैसे दे देता है। तो उसको किसी एक एग्जांपल से करके देखते हैं। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं। सपोज मैं आपका जो वेल नोन कर्व है, आपका वेल नोन कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसी को ले लेता हूं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस कर्व को ले लेता हूं। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा कर्व है और बाय डेफिनेशन जो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है वो कैसे निकलेगा, तो पॉइंट एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो एक्स क्यूब होगी। पॉइंट एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्स क्यूब होगी और नियर बाई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स प्लस एच। ये नियर बाई एक पॉइंट सेलेक्ट किया और वहां पे y की वैल्यू में चेंज आ गया। नियर बाई पॉइंट ले लेते हैं x प्लस एच और यहाँ फंक्शन की वैल्यू x प्लस एच का होल क्यूब होगी, x प्लस एच का होल क्यूब। अब बाई डेफिनेशन क्या होगी कि जो बाई डेफिनेशन एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है ये उसका इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगा एक्स पे। और बाई डेफिनेशन क्या होगा, बाई डेफिनेशन ये जो है इस लिमिट से आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच। बाई डेफिनेशन ये ऐसे आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला जो आप पढ़े हो उसको अप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवाइडेड बाय एच। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट लगा देना, आपको पता चल जाएगा ये क्या है, डिवाइडेड बाय एच। तो बेसिकली ये लिमिट ही एक्स क्यूब का डेरिवेटिव देगी और लिटरली मतलब उसका जो लिटरल मीनिंग होगा कि इस पॉइंट पे, पॉइंट एक्स पे ये फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा है, किस रेट से वो रेट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस या एक्चुअल रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट पे क्या है। मतलब इनडायरेक्टली बोले तो इस पॉइंट पे आप उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे हो, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे हो, टेंजेंट की स्लोप वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सेटल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एच कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 3x स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर, ये मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, आप चेक कर लेना इसको, एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। अब आप h को स्मॉल करोगे, दैट मीन्स इंटरवल जितना छोटा करके इस रेशियो को निकालोगे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे देगा कि वो क्वांटिटी एक्स क्यूब इंस्टेंटेनियसली एक्स में वेरिएशन करने पे इंस्टेंटेनियसली किस रेट से चेंज हो रही है वो आ जाएगा वहां से।
h को स्मॉल करोगे तो ये क्वांटिटीज नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। इस क्वांटिटी को अगर देखोगे, ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल होते जाएगी, ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल होते जाएगी, क्योंकि आपने इंटरवल जितना छोटा किया ये क्वांटिटीज उतनी स्मॉल हो जाएगी और ये 3x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग ये बोलेंगे कि x क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो 3x स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, हम लोग ये बोलेंगे। और इसका लिटरल मीनिंग भी साथ में आप समझ के रख लो। लिटरल मीनिंग इसका लिटरल मीनिंग ये है कि जैसे आपने कोई पॉइंट तय किया, x की वैल्यू 3 आपने सेलेक्ट किया, तो x इक्वल टू 3 पे 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 जा 27। तो ये जो क्वांटिटी x क्यूब है इसकी इंक्रीज रेट या ग्रोथ रेट 27 यूनिट्स की ग्रोथ रेट देगा। x की वैल्यू 2 पे, अगर ये मैं 2 पे पता करता तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, x की वैल्यू 2 पे ये जो x क्यूब है, ये जो फंक्शन है, क्यूबिकल फंक्शन है, ये 12 के रेट से ग्रो कर रहा होता। और ज्यादा अच्छे से समझना है तो एक इंस्टेंटेनियस कोई वैल्यू लेते हैं, उससे आप इसको समझ जाओगे। अब आप एक काम करो, आप ये जान गए हो तो आप एक काम करो खुद से। आप क्या जान गए हो? आप जान गए हो कि भाई एक्स क्यूब का रेट ऑफ चेंज, मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, ये आप जान गए हो। अब लिटरल मीनिंग क्या होगा? दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब increases at the rate at the rate 9 3 जा 27 at x is equal to 3। पॉइंट x इक्वल टू 3 पे 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27, इस रेट से ये क्वांटिटी इंक्रीज होती है। ये फॉर एग्जांपल हमने केस लिया। आपको अगर जैसे समझना है कि ये जो रेट प्रेडिक्ट हुआ है ये एक्यूरेट है कि नहीं, तो सबसे बढ़िया काम आप एक काम करो कि कैलकुलेटर से 3 पॉइंट, जैसे पॉइंट 3 पे ग्रोथ रेट आपको पता है, तो 3 पॉइंट के नेबरहुड में एक छोटा सा, मतलब इसके इमीडिएट नेबरहुड में एक पॉइंट सेलेक्ट करो, 0 0 1 2 3। इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी आपको प्रेडिक्ट करना है। मतलब इनडायरेक्टली आप इसको ग्राफिकली थोड़ा समझ के देखो। ग्राफिकली इसको ग्राफिकली आप समझ के देखो। x इज इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात है और 3 क्यूब होता है 27, तो y की वैल्यू इस पॉइंट पे 27 आएगी। अब आपको यहाँ पर ग्रोथ रेट पता है, 27 की ग्रोथ रेट है, मतलब टेंजेंट की स्लोप 27 की होगी। 27 यूनिट का जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनेगा, यहाँ पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो 27 का है। अब आप इस पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड में एक वैल्यू प्रेडिक्ट करने जा रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं ये वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकूं। आप ये चाह रहे हो कि ये पॉइंट 3.000123 यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, आप ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो। ये वैल्यू क्या होना चाह रही है, आप ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो। ऐसे तो एक्चुअल क्यूबिंग क्या होता है, 3.00123 का क्यूब जो भी होगा वो ये वैल्यू यहाँ देगा।
अब एक्चुअल प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, मुझे ग्रोथ रेट पता है तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरवल जो है ये इंटरवल काफ़ी छोटा है, और जितना छोटा इंटरवल होगा प्रेडिक्शन उतना ही अच्छा होगा, जैसा मैं बताया था, प्रेडिक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो इस छोटे से इंटरवल में इस वैल्यू, इस एक्स क्यूब में जो ग्रोथ है उसका प्रेडिक्शन करना है, उसका प्रेडिक्शन कर लूंगा। मतलब 3.00123 की एक्चुअल क्यूबिंग किए बिना ग्रोथ रेट से प्रेडिक्ट करूंगा कि ये वैल्यू क्या होगी। मतलब इसमें जो ग्रोथ है उसका मैं पता लगा लूंगा, इसमें जो ग्रोथ आ रही है उसका मैं पता लगा लूंगा, इस ग्रोथ का पता लगा लूंगा, और ये ग्रोथ को उसमें ऐड कर दूंगा 27 में। तो आपको ग्रोथ रेट पता है, इंटरवल भी पता है, तो ग्रोथ पता चल जाएगी। जैसे ग्रोथ आपको निकालना है तो ग्रोथ रेट इंटू इंटरवल, ग्रोथ रेट उस पॉइंट पे ग्रोथ रेट इंटू इंटरवल, इससे आप ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। उस पॉइंट पे ग्रोथ रेट 27 की है और इंटरवल जो है 0.000123, ठीक है। ये ग्रोथ का पता करते हैं, 27 3 जा 81, 21 2 जा 54, 8, 27 1 जा 27, 27 प्लस 6 33, मेरे ख्याल से 0.003321, ये ग्रोथ इतना आएगा, क्योंकि ग्रोथ रेट पता है और इंटरवल छोटा सा लिया हूं। तो ये जो ग्रोथ है कैलकुलेट कर लेना, 0.03321, इतनी ग्रोथ आएगी। तो ये ग्रोथ उसमें ऐड कर दें तो वैल्यू प्रेडिक्ट हो जाएगी 27.03321। बिना एक्चुअल क्यूबिंग के मैं इस क्वांटिटी का क्यूब प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ग्रोथ रेट पता थी। यही डेरिवेटिव का मीनिंग है। थोड़ी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइन एक्स के डेरिवेटिव को कंसिडर कर लेते हैं, सेम प्रोसेस के लिए, कि अब साइन एक्स को, मतलब हम निकालने जा रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस, दो बेसिक चीजें जो रिक्वायर्ड रहेगी वो आप देख लो, और इनके प्रूफ्स आपको अलग से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में आएगा। तो इसको स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा छोटे छोटे टूल्स दो तो यूज होने वाले हैं, और वो है साइन सी प्लस साइन डी के लिए रिजल्ट क्या होता है ये पता रहना चाहिए एक, और एक और चीज पता होनी चाहिए साइन सी प्लस साइन डी के साथ, एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स, for small angles sin theta is approximately equal to theta। अगर जानना चाहते हो कि ये क्या है तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन से इसको समझ सकते हैं। साइन थीटा का जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन होता है ये होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, अल्टरनेट प्लस माइनस इनफाइनाइट सीरीज बनती है। और थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो ये जो आगे के टर्म्स है नेग्लिजिबल हो जाते हैं, और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है। तो ये एक बेसिक चीज है जो रिक्वायर्ड होगी। और एक चीज है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। इसी चीज को अपन ऐसा बोलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, इसको ऐसा बोलते हैं ये
for small angles sin theta is approximately equal to theta, so sin theta by theta for small values of theta it is 1. ये एक छोटी सी चीज है जो इसमें यूज होगी, और एक ये चीज यूज होगी कि C और D दो एंगल्स हैं, तो साइन ऑफ C और साइन ऑफ D का जो सम है ये 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, ये एक टूल है जो अपने को रिक्वायर्ड होगा। ये दो छोटी चीजें इसके डेरिवेटिव में अपने को यूज में आने वाली है। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है कि मैं जो प्रॉपर डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि भाई ये चीज क्या होनी चाहिए, तो डेरिवेटिव के अप्रोच में जाके देखो कि अगर मुझे इस फंक्शन का, ये सपोज एफ ऑफ एक्स है और इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव चाहिए, दैट मीन्स कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है ये चाहिए, तो अपन क्या करते थे, एक लिमिट लगाते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h, और इसे ही अपन बोलते थे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस लिमिटिंग वैल्यू को बोलते थे। ये अपन बेसिक डेफिनेशन डेरिवेटिव की बना चुके हैं ये, और एक्चुअली ये जब लिमिटिंग वैल्यू आती है तो वो टेंजेंट की स्लोप देता है और वो उस फंक्शन की एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है। ये x प्लस एच क्या है, x के नेबरहुड में एक पॉइंट लेना है, x के नेबरहुड में एक पॉइंट लेना है x प्लस एच, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कॉर्ड की स्लोप आएगी, ये कॉर्ड की स्लोप, ये कॉर्ड की स्लोप यही है, ये अपन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और कॉर्ड की स्लोप को x टेंडिंग टू 0 बनाएंगे तो वो टेंजेंट की स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन x के डेरिवेटिव में भी सेम अप्रोच लगाने वाले हैं, तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h। एक और अपना ये एक टूल और है, साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D के लिए आता है 2 cos C प्लस D बाई 2, साइन C माइनस D बाई 2 ये आता है। तो अभी अपने को ये वाले टूल रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये टूल रिक्वायर्ड है, साइन C माइनस साइन D, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन C माइनस साइन D का टूल लगाओगे तो 2 cos C प्लस D बाई 2, अब ये C प्लस D बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस h बाई 2 मिलेगा। ये वैल्यू C है और ये वैल्यू D है, इसको C मानोगे, इसको D मानोगे, तो C प्लस D बाई 2 क्या मिलेगा, x प्लस h प्लस x बाई 2, तो ये बनेगा 2 cos, ये बनेगा 2 cos x प्लस h बाई 2, ये हुआ cos C प्लस D बाई 2, साइन C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल लॉजिक से देख सकते हो, x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2, दैट इज h बाई 2, तो साइन C माइनस D बाई 2 अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, साइन h बाई 2, साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 ये देगा, डिवाइडेड बाई h। अपन ने कुछ नहीं किया है, कॉर्ड की स्लोप निकाल के स्मॉल इंटरवल किया, टेंजेंट की स्लोप आई, टेंजेंट की स्लोप ही डेरिवेटिव बता देता है, डेरिवेटिव मतलब उस फंक्शन की उस पॉइंट पे एक्चुअल ग्रोथ रेट या एक्चुअल रेट ऑफ चेंज बता देता है। यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं, दो नियर बाई वैल्यूज लिए हैं x और x प्लस h पे, ये कॉर्ड की स्लोप बनी, जब इस इंटरवल छोटा करेंगे कॉर्ड की स्लोप टेंजेंट की स्लोप में बदल जाएगी और साइन x का एक्चुअल रेट ऑफ चेंज पता चल जाएगा, तो अपन ने लगा दिया। अब एक चीज देखो कि ये 2 उठा के यहां ला सकता हूं, उठा के यहां ला सकता हूं, और इस चीज को देखो, ये क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो,
ये स्मॉल वैल्यूज ऑफ एच के लिए क्या है, साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट है, और थीटा की स्मॉल वैल्यूज के लिए ये वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी, that will be very close to 1. When h is made small, that is interval is made small, this value will tend to 1 according to this rule. Now cos x plus h by 2 converts into cos x. So when we apply this limit, it becomes cos x. It becomes cos x. क्या बन जाता है ये cos x बन जाता है. डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x. तो d by dx ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x. तो दो छोटे टूल्स अगर अपने को पता है तो अपन sin x का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. sin x का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं दो छोटे टूल्स लगा के. ये sin x का डेरिवेटिव है. अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली फील कर लो. ज्योमेट्रिकली फील करोगे तो इसको एक नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं. अभी जो निकाला, अभी जो रिजल्ट निकला उसको थोड़ा ध्यान से देखो. यहाँ पे एक टेंटेटिव ग्राफ sin x का अगर निकालेंगे तो sin x का टेंटेटिव ग्राफ जब बनाते हैं y is equal to sin x, तो ये टेंटेटिव कुछ इस तरह का ये ग्राफ ऐसा बनता है, थोड़ा नॉट टू स्केल इस तरह का. इसका एक इंटरवल 0 to 2 पाई में आता है, 0 to 2 पाई. किसी पॉइंट पे मैं sin x का जो डेरिवेटिव निकालता हूं, जैसे इस पॉइंट पे इसको निकालूंगा sin x का डेरिवेटिव x पॉइंट पे, पॉइंट x, तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है इस पॉइंट पे, जो ग्रोथ रेट है कोसाइन फंक्शन को फॉलो करती है. d by dx ऑफ sin x, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोसाइन ऑफ x, उस पॉइंट पे उसकी ग्रोथ रेट. अब अगर एट द सेम टाइम cos x का ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा. cos x का ग्राफ बनाओगे ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको cos x का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना. cos x का ग्राफ दिखा रहा हूं. ये टेंटेटिव ग्राफ है तो स्केलिंग जो है एग्जैक्ट नहीं है. ठीक है. cos x का जब ग्राफ बनाते हैं y is equal to cos x, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है. -1 to +1 वेरी करता है दोनों ग्राफ. ये एक वीडियो में मैं ग्राफ बनाना सिखाया हूं, आप देख सकते हो उसको. ये +1 to -1 वेरिएशन करता है, +1 to -1, +1 to -1 वेरी करेगा. और ये भी sin x का ग्राफ भी +1 to -1 वेरी करता है. ये +1 to -1, +1 to -1. ये ग्राफ मैंने प्लॉट करने एक वीडियो में सिखाया है, वो आप देख सकते हो उसमें. अब यहाँ पे देखो कैसा रिलेशन है, वो ग्राफिकली भी समझ सकते हो वो रिलेशन. देखो sin x के ग्राफ में आप ध्यान देना कि 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक के जो टेंजेंट की स्लोप है ये कंटिन्यूअसली कम हो रही है. टेंजेंट की स्लोप कंटिन्यूअसली कम हो रही है. ऑब्जर्व कर लो, ये स्लोप पहले ज्यादा था, टेंजेंट का स्टीपनेस देखो ज्यादा था. इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट की स्टीपनेस कम हो गई, देन टेंजेंट की स्टीपनेस और कम हो गई, और फाइनली टेंजेंट की स्टीपनेस 0 हो गई. तो sin x का जो ग्रोथ रेट है पहले ज्यादा था, देन ग्रोथ रेट उसकी कम होते गई और π/2 पे उसकी ग्रोथ रेट 0 हो गई, टेंजेंट की स्लोप भी 0 हो गई. कोसाइन x के ग्राफ को देखो, ये जिस समय इसकी ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी cos x भी अपने मैक्सिमम पे है, देन इसकी ग्रोथ रेट कम हो रही है, cos का वैल्यू भी कम हो रहा है. उसकी ग्रोथ रेट और cos की वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हो. धीरे धीरे टेंजेंट की स्लोप कम हो रही है, कोसाइन की वैल्यू भी कम हो रही है.
देन उसके बाद देखो कि ये जो टेंजेंट की स्लोप है, ये टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव हो गई और नेगेटिव स्लोप बढ़ रही है। टेंजेंट का नेगेटिव स्लोप आ गया, ऑब्टूस एंगल का टेंजेंट मतलब नेगेटिव स्लोप होता है। ये नेगेटिव स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू पाई की तरफ जा रही है टेंजेंट की स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रही है, नेगेटिव स्लोप बढ़ रही है। देखो कोसाइन की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू को देखो ध्यान से, कोसाइन की वैल्यू भी कंटिन्यूअस नेगेटिव साइड में बढ़ रही है। उधर टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव स्लोप बढ़ रही है, कोसाइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। देन जैसे पाई क्रॉस करोगे टेंजेंट की स्लोप वापस, ये टेंजेंट की स्लोप कम होनी शुरू हो गई। देखो कोसाइन की वैल्यू भी नेगेटिव साइड में थी, कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव साइड में थी, वो कम होनी शुरू हो गई। ये नेगेटिव स्लोप कम होना शुरू हुआ, कोसाइन की नेगेटिव वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। नेगेटिव वैल्यू कम होना मतलब टूवर्ड जीरो, नेगेटिव वैल्यू बढ़ना मतलब माइनस इंफिनिटी। तो उधर नेगेटिव स्लोप कम हो रहा है, कोसाइन की नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। देन ये स्लोप वापस पॉजिटिव हो गया, ये स्लोप वापस पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव स्लोप बढ़ रहा है। कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव साइड में बढ़ रही है, कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव साइड में देख लो बढ़ रही है, ये पॉजिटिव साइड में इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफिकली भी इसको फील कर सकते हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। हमने उसको एनालिटिकली निकाला था, ग्राफिकली भी इसको वेरीफाई करके देखो, आपको फील आ जाएगी। साइन एक्स की स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जैक्टली फॉलोज कोसाइन ऑफ एक्स। ठीक, अब इसका एक छोटा यूसाज और बता देता हूं 5 मिनट का, फिर आपको पूरी फील आ जाएगी। तो एक छोटा यूसाज बताता हूं, आप देखो, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे साइन एक्स का ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ आपस में कैसे कनेक्ट हुए, इसको समझ गए होगे। यहाँ थोड़ा एक छूट गया भाई, ध्यान देना, है ना। दो ग्राफ को आपस में कंपेयर किया। अब आ जाते हैं, एक छोटा सा इसका यूज और सिखा देता हूं जिससे पूरी फील आ जाएगी। तो एक 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 थोड़ा बढ़िया सा डिस्कशन देखो, आपको मजा भी आएगा। अभी जो पढ़े उससे मुझे क्या पता था, मुझको ये पता था कि भाई अभी जो कुछ पढ़ा उससे मुझे जो पता था उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है। साइन एक्स के ग्राफ को थोड़ा और प्रिसाइजली अच्छा बना देते हैं, अब हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आराम से बनाते हैं। चलो, साइन एक्स का ग्राफ प्रिसाइजली ऐसा कर लेते हैं, ये टेंटेटिवली कुछ इस तरह का बनेगा, ये सॉरी ऐसा। अब पाई बाई 6, पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे साइन एक्स की वैल्यू होती है हाफ, ये वैल्यू होती है हाफ। पाई बाई 6 पे जब साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे हाफ आएगा, दैट इज साइन पाई बाई 6, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू। अब मुझे क्या पता है, मुझको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये पता है मेरे को। मतलब किसी पॉइंट पे साइन एक्स की ग्रोथ रेट या रेट ऑफ चेंज कॉस एक्स होता है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे साइन फंक्शन की ग्रोथ रेट पता चल जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर जो टेंजेंट की स्लोप है ये उसकी ग्रोथ रेट दिखाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो कितना आना चाहिए, cos पाई बाई 6 आना चाहिए। मतलब हम कहना चाहते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ साइन एक्स, growth rate of sin x at x is equal to pi by 6 is cos pi by 6। sin x की ग्रोथ रेट x is equal to pi by 6 पे cos pi by 6 होती है, हम ये कहना चाह रहे हैं, उसका ये मतलब है।
तो ग्रोथ रेट cos पाई बाय 6 मतलब √3/2। तो ग्रोथ रेट क्या आ गई, ग्रोथ रेट आ गई साइन फंक्शन की उस जगह पे ग्रोथ रेट cos पाई बाय 6, और cos पाई बाय 6 की वैल्यू cos 30√3/2 होता है। अब ग्रोथ रेट अगर पता हो तो फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो पता चल जाएगा। शर्त ये है कि आपको जो निकालना है वो इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हुआ था स्मॉल इंटरवल्स के लिए हुआ था। ये स्मॉल इंटरवल लेके आप उसका रेट पता करे थे। तो आप इसके बहुत नियर बाय एक पॉइंट ले लो। नियर बाय एक पॉइंट लेता हूं, तो नियर बाय एक पॉइंट जो है वो कुछ ऐसा ले लेता हूं कि बहुत पास में उल्टा हो गया भाई, ये इसको उल्टा हो गया, उल्टा दिखाना है। चलो, बहुत पास में उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बहुत पास में मैं यहां पे एक पॉइंट लोकेट करता हूं, एक पॉइंट, ये पॉइंट है पाई बाय 6 के बहुत क्लोज। बहुत क्लोज मतलब 1 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है। पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। और मैं 1 डिग्री का चेंज कर लेता हूं, 1 डिग्री आगे चले जाता हूं, मतलब 31 डिग्री पे वैल्यू पता करना चाहता हूं। 31 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 6 में पाई बाय 180 ऐड होगा, पाई बाय 6 में पाई बाय 180 ऐड कर देंगे तो 30 डिग्री से 31 डिग्री पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि मैं बहुत क्लोज में ये वैल्यू ले रहा हूं। पाई बाय 6 के थोड़ा सा आगे गया, 1 डिग्री आगे गया, दैट इज पाई बाय 180 आगे चला गया यहां। और यहां पे साइन फंक्शन की मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, साइन फंक्शन की वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं। दैट मीन्स साइन 31 की वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं कि साइन 31 की वैल्यू क्या आएगी। ये जस्ट 30 डिग्री पे वैल्यू हाफ है, तो 31 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, मैं इसका प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूं, इस वैल्यू का प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूं। दैट मीन्स अगर समझने के लिए लिख देता हूं कि मैं साइन 31 डिग्री की वैल्यू पता करना चाह रहा हूं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू पता है। तो ग्रोथ रेट पता है कहां पे, पाई बाय 6 पे, ये है। अब मैं थोड़ा इंटरवल गया तो ग्रोथ रेट में इंटरवल मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रोथ आ जाएगी। आप ग्रोथ रेट में ये आप इंटरवल मल्टीप्लाई करो ग्रोथ रेट में, तो आपको ये ग्रोथ बता देगा कितनी ग्रोथ हुई, कितनी ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ रेट में इंटरवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रोथ आ जाएगी। तो उस जगह पे साइन फंक्शन की वैल्यू में जो ग्रोथ होगी वो रेट ऑफ ग्रोथ इनटू इंटरवल, ये है आपका उस जगह पे साइन फंक्शन की ग्रोथ रेट। और इंटरवल जो आपने लिया स्मॉल इंटरवल, ये ग्रोथ होगी, ये जो वैल्यू है इतनी ग्रो हो जाएगी, तो हाफ में इतनी ग्रो होके आएगी। तो इनडायरेक्टली मैं क्या मतलब मैंने क्या पाया कि साइन 31 की वैल्यू क्या होगी, साइन 31 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हाफ में इस ग्रोथ को ऐड कर देंगे, √3 पाई डिवाइडेड बाई 360। ये 360 डायरेक्ट नंबर है ना, रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। साइन 31 की वैल्यू ये होगी, आप इसको किसी भी चार्ट में जो लॉग टेबल होता है, लॉग टेबल के किसी भी चार्ट में इसको सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चार्ट में आप देखो, डेसिमल के 5 प्लेस तक वो वैल्यू करेक्ट आएगी। ये इसके डेरिवेटिव का मतलब है। मतलब 30 डिग्री पे वैल्यू पता हो तो आप 31 डिग्री पे उसकी वैल्यू पता कर सकते हो, क्योंकि आपको उसका रेट ऑफ चेंज पता है। अब आप अनजाने में इंटीग्रेशन का प्रोसेस खोज लिए हो। अब सोचो रिवर्स प्रोसेस कि मुझे इसका पता नहीं है कि किस फंक्शन का ग्रोथ रेट cos x है, लेकिन किसी फंक्शन का ग्रोथ रेट अगर cos x है तो उस फंक्शन की अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू पता हो तो अगले पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू बता सकता हूं। इसका मतलब अगर फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट पता हो तो नियर बाई
दूसरा पॉइंट प्रेडिक्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे उस फंक्शन की ग्रोथ रेट पता है। तो ओरिजिनल फंक्शन नहीं पता है, बट उस जिस फंक्शन की ग्रोथ रेट ये है, उस फंक्शन को मैं वापस पूरा ट्रेस कर सकता हूं, क्योंकि इस पॉइंट से अगले पॉइंट का प्रेडिक्शन किया, फिर उस पॉइंट से उसके अगले पॉइंट का प्रेडिक्शन कर सकता हूं। प्रोसेस यही रहेगा। उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज पता होगा, cos 31 की वैल्यू से sin 32 की वैल्यू निकल जाएगी। sin 32 की वैल्यू आई, देन cos 32 से sin 33 की वैल्यू आएगी, हर अगला पॉइंट प्रेडिक्ट होता जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस है कि अगर आपको ये फंक्शन का पता नहीं, बट उस जो भी ये अननोन है, बट ये रेट ऑफ चेंज फॉलो करता है, तो ये पता होने से उस फंक्शन के पॉइंट्स पता चलते जाएंगे। तो आपको डेरिवेटिव पता है, तो जिस फंक्शन का वो डेरिवेटिव है उस फंक्शन को आप ट्रेस कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यहीं से आता है। डेरिवेटिव्स ऑफ बेसिक फंक्शंस चालू कर रहे हैं। बेसिक फंक्शंस मतलब जो 2 साल में फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, और इनके डेरिवेटिव्स के प्रूफ्स की जरूरत नहीं है, आपको ये सब याद रखना है। मैं तो ऐसा डिस्कस करूंगा एक एक फंक्शन, आप उसको लिस्ट आउट कर लेना। तो सबसे पहले एल्जेब्राइक फंक्शंस का डेरिवेटिव ले रहे हैं। एल्जेब्राइक फंक्शंस कैसे होते हैं? ये जितने इस तरह के होते हैं, x का पावर n, दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू रूट ओवर x, y इज इक्वल टू x का पावर क्यूब रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू 7th रूट या 8th रूट ऑफ x का पावर x क्यूब। ये सब अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, और ये मतलब बेसिक अलजेब्राइक फंक्शन। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अलजेब्राइक फंक्शन में आएगा, ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। तो इनके डेरिवेटिव्स का जो एक सेंट्रल बोलना चाहिए कि एक पता है तो उससे सब कर सकते हो। तो इनके डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं? तो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, x टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1। और सब में n की जो भी वैल्यूज है, ऐसा नहीं n इंटीजर ही हो, सब में ये वैलिड है, सब में वैलिड रहेगा, ठीक। बस ऐसा मत डाल देने कि नॉट डिफाइंड हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको यूज करना है, तुमको यूज करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ, फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जैसे तुमको निकालना है, तो यही यूज होगा, ये फॉर्मेट ही यूज होगा। एक्स टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव मीन्स एक्स टू द पावर, पहले ऐसा लिख लो, एन के लो हाफ ले लो, तो ये हाफ एक्स का पावर हाफ माइनस 1, ये ऐसा हो जाएगा। और हाफ माइनस 1 एक्स का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और x का पावर माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में रूट x बन जाएगा, तो इट बिकम्स 1/2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, ये ऐसा चलेगा। ये इसका एक एग्जांपल, और बहुत सारे कर सकते हो। एक आध और बता देता हूं ताकि फील रहे आपको, एक आध और बता देता हूं थोड़ा अलग वाला। ये रूट x का डेरिवेटिव देख लिए। अब जैसे कई बार, अच्छा, हमारे कुछ बंधु लोग बोलेंगे 1/x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है, x का पावर -7 कर लो उसे, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर -7, और सेम फॉर्मेट लगा दो, -7 x का पावर -7 -1, दैट इज -7 x का पावर -8, दैट इज -7/x का पावर 8। और एक पैटर्न भी समझ सकते हो, डिनोमिनेटर में रहेगा तो वो पावर को लिखना है, नीचे एक पावर बढ़ा देना, सामने माइनस लगा देना,
मतलब 1/x का पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है, 1/x का पावर 6 का डेरिवेटिव करना है, तो बिना कैलकुलेशन के सीधा ऐसे ही कर देना, -6x का पावर 7 कर देना डायरेक्ट। तो बहुत सारे अलजेब्राइक फंक्शंस रहते हैं, इसकी फील आ गई आपको। अलजेब्राइक फंक्शन के बाद आगे के फंक्शन में आते हैं, और वो है 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, कुछ अलजेब्राइक फंक्शन का तो आपको वो भी रहना चाहिए कि दिखता कैसा है भाई, ये दिखता कैसा है वो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल √x को देखना है, समझना है, तो ऐसा कर लो, ये 1 पे 1 रहेगा। √x का जो फॉर्मेट है, मतलब जो शेप है, वो कुछ इस तरह का जाएगा, ये √x। ध्यान रहे ना, √x नेगेटिव साइड प्लॉट ही नहीं होगा। दिस इज √x, √x, और x का पावर 1/3, ये एक्चुअली x का पावर हाफ है। x का पावर जो 1/3 है वो कुछ और थोड़ा शार्प होगा, ये इस तरफ चला जाता है, ऐसे x का पावर 1/3, ये थोड़ा शार्प हो जाता है, x का पावर 1/3। तो कुछ ऐसे ऐसे शेप्स होते हैं फील करने के लिए। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक, 2 टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं आपके पास। एक होता है नेचुरल, जो एक्सपोनेंशियल ई होता है, वेयर ई इज नेचुरल बेस, एक ये होता है। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरल बेस पे होता है, a⁴x। अब ये वाला जो बेस है, इसके साथ रेस्ट्रिक्शन है, ये बेस 1 नहीं हो सकता और बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन साथ में रहता है। और ई तो पता है एक्सपोनेंशियल ई, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट e⁴x होगा, और इसके डेरिवेटिव में a⁴x log a⁴e आएगा। ठीक, वैसे ये ऐसे कैसे आएगा, तो इसके कई मेथड्स हैं, या तो फंडामेंटल जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वहां से ला सकते हो, या तो सीरीज एक्सपांशन से ला सकते हो। इसका सीरीज एक्सपांशन भी होता है, a⁴x को बेसिकली e⁴x log a⁴e लिखते हैं, और चेन रूल से भी निकाल सकते हो इसको। e⁴ समथिंग का डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे d/dx ऑफ a⁴x, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁴ समथिंग, समथिंग का डेरिवेटिव e⁴ समथिंग, फिर समथिंग का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, log a⁴e मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये फिर से a⁴x हो जाएगा, a⁴x log a⁴e। तो ये चेन रूल से भी तुम इसको देख सकते हो कि a⁴x का डेरिवेटिव ऐसा कैसे होता है, चेन रूल से भी देख सकते हो। ठीक है, तो 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुए। अब आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 2 लॉगरिथमिक फंक्शन भी हैं। ठीक है, याद होगा लॉगरिथमिक, अपन एक वीडियो में ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शंस को बनाए थे, ग्राफिकली ग्राफ भी बनाए थे और प्रॉपर्टीज भी किए थे। सारे लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, इनका शेप इसी तरह का होता है। अभी बेस ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे प्लॉट होगा, 1, 0 से क्रॉस करेगा, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है, ये हमेशा, इसका जो रेट ऑफ चेंज है जब देखोगे तो तुमको मिलेगा कि ये रेट ऑफ चेंज 1/x को फॉलो करता है। इसका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ग्रेजुअली ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट कम होते जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1/x आने वाला है। तो ये जो है, ये जनरल a के बेस पे log है, और इसका डेरिवेटिव, और log x टू द बेस e जो है वो डिपेंड करेगा a के वैल्यू के हिसाब से, वो भी शेप वाइज ऐसा ही होता है, log x टू द बेस e। ये सब इसे e के बेस पे है। ये सारे लॉगरिथमिक फंक्शन है, 2 तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन आपको एक ही कैटेगरी में कन्वर्ट होते दिखेगा, इसलिए डायरेक्ट एक लिखो,
लॉगरिथमिक फंक्शन, और आप इसकी लिस्टिंग कर लेना या किसी भी बेसिक बुक में मिल जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ log x to the base e, इट इज 1/x। और किसी जनरल बेस के लिए करोगे वो भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, जिसमें अपन साइन एक्स वगैरह का फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ बता चुके हैं। अब आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, फर्स्ट साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, derivative of sin x is cos x, and derivative of cos x is minus sin x। तो ये साइन कॉस का पेयर हो गया। आप टेन कॉट का एक पेयर ले लो, थोड़ा पेयर में करने से याद रखने में आसान रहेगा, वो खुद समझ जाओगे आप। साइन कॉस का एक पेयर, टेन कॉट का एक पेयर, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का इसको एक साथ पेयर में तुम्हें याद करना है। ऐसे टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से पेयरिंग ज़्यादा सही रहेगी, ठीक। और एक पेयर बना तुम्हारा किसका, सेक एक्स और एक कॉसेक एक्स के डेरिवेटिव का एक पेयर बना लो, कॉसेक एक्स। इनमें भी क्या थोड़ा पैटर्न रिजेंबल करता हुआ दिखता है, जैसे इसमें रिजेंबल कर रहा है, इसमें रिजेंबल कर रहा है, कुछ तो रिजेंबलेंस है। ऐसे ही है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपके दो, ये दो, ये दो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे के पहले अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में जाएं, एक छोटा एग्जांपल साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स क्या है। साइन एक्स का डेरिवेटिव तो पता चल गया है, पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। अब साइन इनवर्स एक्स अपने को पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा वो फील नहीं आती। तो फील करने के लिए साइन एक्स के ग्राफ में जाओ, साइन एक्स के ग्राफ में जाते हैं, क्या आता है देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कर रहे थे, याद होगा कि π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे होता है, और 0 पे 0 होता है, और ये साइन एक्स कुछ इस तरह से इंक्रीज करता हुआ यहाँ आ जाता है 0 से 1 तक। अब मैं इस पोर्शन का, और यही चीज नेगेटिव साइड में भी होती है, नेगेटिव साइड में जैसे सेम चीज होगी, बस नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो नेगेटिव साइड में थोड़ा बना लेते हैं, नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में -1 पे -π/2 पे आ जाता है, -π/2। साइन एक्स का ग्राफ -π/2 पे ये 1 पे आएगा, -1 पे आएगा, सॉरी, -π/2 पे ये ग्राफ -1 पे होगी, -π/2 पे साइन एक्स का ग्राफ -1 को टच कर जाता है। और जो अपना ये जो लाइन बनी हुई थी व्हाइट कलर से, इसको थोड़ा 2 मिनट देख लो, ये व्हाइट कलर से जो बना था वो यहाँ से पास करना चाहिए।
थोड़ा स्केल सही नहीं आया ऐसा। तो इस तरफ जो साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हो 0 से π/2, इधर माइनस साइड में ठीक उसकी नेगेटिव वैल्यू आती है और ये ग्राफ ऐसे आ जाता है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से +π/2 तक बनाया। बोले इसके आगे क्यों नहीं बनाए? इसके आगे ये डिक्रीज करना चालू करेगा और आगे चल के देखेंगे कि अगर मेनी वैल्यूड हो गया तो इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। तो जहां तक कि ये सिंगल वैल्यूड, या इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जब तक होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब तक होगा, 1-1 फंक्शन बोलते हैं। आगे चल के अभी उससे मतलब नहीं है। तो इस इंटरवल ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका इन्वर्स निकल सकता है और इसका इन्वर्स y = x में इसका जो इमेज है उससे आ जाएगा। इस लाइन के ऊपर इसके इमेज बना देंगे। तो इसे ऐसे पलटाएंगे, -π/2 पे -1 है तो ध्यान देना कि ये -1 पे -π/2 और 1 पे +π/2, 1 पे +π/2, हाँ ये +π/2 और ये -π/2। तो -π/2 पे -1, देन उसका इन्वर्स फंक्शन कैसा होगा? -1 पे -π/2। तो ये एग्जैक्टली इसका इमेज बनेगा और इमेज बन के ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ है और इसका इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये। अब साइन इनवर्स एक्स 1/sin x नहीं है, ये आप समझ गए होंगे कि ये 1/sin x नहीं है, इट इज इनवर्स ऑफ sin x, इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन। ठीक, sin x का डेरिवेटिव cos x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, it is 1/√1 minus √1 - x square. This is derivative of sin inverse x. ठीक है, तो एक इनवर्स फंक्शन देखा, ऐसे एक इनवर्स फंक्शन देखा, बाकी इनवर्स फंक्शंस बिना पूरा नहीं बनाऊंगा, बाकी इनवर्स फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं। और ये थोड़ा सा इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालोगे, cos इनवर्स x, वो ठीक इसका नेगेटिव रिजल्ट देगा, -1/√1 - x स्क्वायर। इसको भी ग्राफिकली समझ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बिगिनर लेवल पे आप उतना ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। तो ये दो ये वाले हो गए। ऐसे ही sec इनवर्स x वाले होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x और डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x। दोनों को एक साथ क्यों ले रहे हैं? इनमें छोटा सा फर्क रहता है बस। cosec इनवर्स x, derivative of sec inverse x is 1/mod of x √x square -1, और ये होता है -1/mod of x √x square -1। cosec इनवर्स x जो है ये कभी भी इंक्रीजिंग नहीं होता, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, और sec इनवर्स x कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्यों? इसका डेरिवेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसमें शर्त है कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच नहीं लेते। मतलब इसमें ये हिडन होता है कि -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, x की वैल्यू वहीं लेना रहता है। ठीक, तो उस इंटरवल में sec इनवर्स x हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। और cosec इनवर्स x का इंटरवल भी ऐसे होता है, इंटरवल ऑफ, वो कभी भी इंक्रीज नहीं करता, वो हमेशा डिक्रीज करता है। वो एक माइनस लगा हुआ, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं आती। तो ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, बस प्लस माइनस का फर्क है, याद रखने में आसान है।
डिफरेंशिएट करना बेसिक फंक्शंस का अगर हमें आता है तो ये रूल्स के बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट रूल है, रूल 1, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव of a constant quantity is 0। ऑब्वियसली सपोज x वेरिएबल है, अगर आपका x वेरिएबल है, और जो y की वैल्यू है अगर वो कांस्टेंट रह गई, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रह गई। अब देखो x के साथ y की वैल्यू में चेंज ही नहीं आएगा तो रेट ऑफ चेंज 0 ही होगा। तो सपोज y is any constant c, it is always a constant value c, then d by dx of constant value is 0। This is first rule। ठीक, अब हम आते हैं सेकेंड रूल में। रूल सेकेंड, ये एल्जेब्राइक सम्स के लिए है। लेट आपके पास लेट u and v be two functions, two differentiable functions, functions of x, and k1 k2 be रियल नंबर्स। अगर ये रियल्स हैं, देन अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन k1 टाइम्स u प्लस माइनस k2 टाइम्स v, ये प्लस हो माइनस हो दोनों केस में, तो k1 k2 रियल्स हैं, तो इट इज k1 टाइम्स du बाई dx प्लस माइनस k2 टाइम्स dv बाई dx। दिस इज सेकेंड रूल। इसका फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 7 टू द पावर x, आपको ये डिफरेंशिएट करना है। तो इस रूल के हिसाब से 1/3 कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 7 टू द पावर, इसके साथ कोई मल्टीपल भी ले सकता है, कोई भी मल्टीपल ले सकता है। अभी अपन डायरेक्ट कर देते हैं, 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव 7 टू द पावर x log 7 टू द बेस e, ये इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें कोई खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपन रूल 3 में जाते हैं। रूल 3 ये प्रोडक्ट रूल है, और u और v का जो सेकेंड रूल में डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पर भी है। तो अगर मुझे u और v के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, तो इट बिकम्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये इसका रूल है। ये अपने को ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। तो ज्योमेट्रिकली जैसे इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझना हो तो ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे देख सकते हो। सपोज कि अपने पास एक स्क्वायर है, अपने पास एक स्क्वायर है। अब
स्क्वायर की साइड्स में स्मॉल चेंजेस करने पर क्या होगा? सपोज ये वाले साइड की लेंथ, ये वाले साइड की लेंथ में सपोज ए ले लेता हूं, ये वाले साइड की लेंथ बी ले लेता हूं। अब इस साइड लेंथ में थोड़ा स्मॉल चेंजेस कर लेते हैं, बी की वैल्यू में थोड़ा स्मॉल चेंज कर लेता हूं और ए की वैल्यू में भी स्मॉल चेंज क्रिएट कर देता हूं। अब चेंज्ड वैल्यू जो है, चेंज्ड वैल्यू को थोड़ा देखते हैं। अब b की वैल्यू में जो स्मॉल चेंज क्रिएट किया, सपोज डेल्टा b, b की वैल्यू में स्मॉल चेंज डेल्टा b का क्रिएट किया, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, और a की वैल्यू में स्मॉल चेंज करा, a की वैल्यू में स्मॉल चेंज कर लिया, ये डेल्टा e, डेल्टा e। अब बिना चेंज किए जो एरिया था वो एरिया था a इंटू बी। अब एरिया में भी चेंज आ गया, साइड्स में चेंज करा, साइड्स की लेंथ में इंक्रीमेंट करा, स्मॉल इंक्रीमेंट्स, तो एरिया में भी चेंज आया, एरिया भी चेंज होकर डेल्टा ए इंक्रीज हो गया। जो नया एरिया है वो a प्लस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय b प्लस डेल्टा बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ऐसा आ जाएगा ये। अब यहां ध्यान से देखो कि ये इनिशियल एरिया कैंसिल हो गया। अब एरिया में जो चेंज आया उसमें राइट साइड एक्सप्रेशन में ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी लिमिटिंग वैल्यूज में व्हेन डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा बी टेंड्स टू 0 ये बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, और डेल्टा ए अप्रोक्सीमेशन के साथ क्या बन जाएगा, डेल्टा ए विल बिकम ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। तो ये डिफरेंशियल चेंजेस में ये रूल चलता है। बेसिकली यूवी का डेरिवेटिव डिफरेंशियल चेंजेस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करना है, तो वैसे ही ऐसा ही होगा, फर्स्ट चेंज इन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन फर्स्ट। तो डिफरेंशियल चेंजेस में नेचर इस तरह का होता है, ऐसे ही डेरिवेटिव में नेचर होता है, फर्स्ट रेट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। रिग्रेस मैथमेटिकल प्रूफ में जाना चाहेंगे तो थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा नोटेशन चेंज करके बता देता हूं। मैं एक केस बता देता हूं। सपोज कि मेरा जो क्वांटिटी है, सपोज क्वांटिटी z इज f of x into g of x, it is product of two functions। बाय डेफिनेशन dz by dx अगर मुझे करना है तो मुझे लिमिटिंग वैल्यू लेनी है, एक लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, f of x plus h g of x plus h माइनस f of x into g of x डिवाइडेड बाय h। इससे समझ सकते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं तो थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h g of x plus h, और लास्ट में है f of x into g of x। अब मुझे अपना फॉर्मेट लाना है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल का इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस f of x g of x plus h ऐड कर दूंगा। ये g of x plus h को बाहर लेने के लिए ऐसा किया, ठीक, माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा,
थोड़ी सी स्पेस का मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस भी करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये प्लस करना पड़ेगा। एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक लगाया। अब ये जो क्वांटिटी देख रहे हो, फर्स्ट टू का जो कॉम्बिनेशन है, इसको यहां से जी ऑफ एक्स प्लस एच बाहर कर लूंगा और यहां से एफ ऑफ एक्स बाहर कर लूंगा। ठीक, अब ये क्या होगा, तो ये वाले पेज में जो अपन ने एडिशनल किया था, अब यहां से इसको, यहां से एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो अपना ये रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ये रिजल्ट। अब सेपरेट कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जी ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, एक पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, और फिर ये यहां पर ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये रीअरेंज कर दिया ये इसके साथ। ये बाहर इसलिए ले लिया कि h की लिमिट से इस पे फर्क नहीं पड़ता, तो दिस माइनस दिस बाय h अलग कर लिया। अब ये वाला पार्ट जो है ध्यान से देखो, ये डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x है और ये जब लिमिट इस पे लगाएंगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और h टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो ये g ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये g ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा और यही लिमिट इस पे लगेगी तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और प्लस एफ ऑफ एक्स ये डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। यस, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वही है जो अपन ने प्रोडक्ट रूल के नाम से यहाँ पे लिखा था। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल है। और इस चीज को थोड़ा डिफरेंशियल चेंजेस के लिए भी फील करके देख लिए हैं और एनालिटिकल प्रूफ यहाँ बना दिए हैं कि एनालिटिकली ये ऐसे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब ओवरऑल इस रूल का थोड़ा फील कर लो, किसी एग्जाम्पल से कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर x sin x। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वही आप किसी एक को फर्स्ट फंक्शन ले लो, किसी एक को सेकंड फंक्शन ले लो और रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, first function derivative of second function that is sin x and derivative of e to the power x, derivative of e to the power x is e to the power x। तो आपने प्रोडक्ट रूल समझ लिया, ये प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अब अपन अगले रूल में जाएं, उसके पहले एक क्वोशंट रूल नहीं करके अपन चेन रूल करने जा रहे हैं। तो अगला रूल जो है चेन रूल है, रूल 4, इट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि आप अगर कोई फंक्शन x का है और आप उसको विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा अप्रोच लगाना पड़ेगा। लेट
y is function of z, where z is function of x. अब थोड़ा ध्यान देना कि कैसे चल रहा है. y z का फंक्शन है और z x का फंक्शन है. अब आप डायरेक्ट y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, लेकिन y जो है x में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड नहीं है. इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 to the power sin x. आप देखो एक्सप्लिसिटली नहीं है, आप 2 to the power x नहीं है, 2 to the power sin x है. अब देखो कि मैं सपोज मैंने ले लिया z इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जो मेरा y है वो 2 to the power z. अब आप देख सकते हो कि मैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, dy by dx, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power z. अब जो एक्सप्रेशन है वो x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, वो z का फंक्शन है, वेयर z इज साइन x. तो यहां पर चेन रूल काम आता है. तो हम क्या करेंगे कैलकुलस में, अभी विदाउट प्रूफ, क्योंकि ये प्रिपरेटरी सिलेबस है तो हम एनालिटिकल प्रूफ में नहीं जाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे. इस स्टेप को हम लिखेंगे d by dz of 2 to the power z and dz by dx. मतलब 2 to the power z को विथ रिस्पेक्ट टू z पहले डिफरेंशिएट करेंगे, देन z का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये जो अप्रोच है इसी को चेन रूल बोलते हैं. तो अब कुछ लोग ये कंफ्यूज होंगे कि यहां पर कैसे करेंगे. तो कुछ नहीं, अगर आपको यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है फॉर दिस केस, इसके लिए तो dy by dx is written as dy by dz by dx. y is not direct function of x, y is function of z, so dy by dz by dx, derivative of z is multiplied. इसको अप्लाई करके देख लेते हैं. तो इसी केस को अगर आगे सॉल्व करते हैं तो जैसा हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power x का डेरिवेटिव होता है 2 to the power x log 2 to the base e. तो कुछ नहीं, मैंने x की जगह z ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power z with respect to z, it is 2 to the power z log 2 to the base e. आर्गुमेंट बस चेंज हो गया है. तो अपना जो केस है, ये केस है 2 to the power z का डेरिवेटिव अपन कर चुके हैं, बस हमको dz by dx चाहिए. अब dz by dx क्या है, dz by dx है आपका, ये है z, और dz by dx आप करोगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा. अब आपके पास सारे टूल्स रेडी हैं. 2 to the power z का डेरिवेटिव, अब आप अपने ओरिजिनल यहाँ आ जाओ, जो आप dy by dx कर रहे थे उसमें dy by dz की वैल्यू dy by dz और dz by dx आपका रेडी है. dy by dz that is 2 to the power z log 2 to the base e multiplied by dz by dx is cos x.
तो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझते समय ऐसा लगता है, लेकिन अपन इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। एक केस और लेके दिखाता हूं, गधा मेथड बोलते हैं हम लोग। सपोज लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। अब ये लॉगरिथम ऑफ एक्स नहीं है, लॉगरिथम ऑफ साइन एक्स है, चेन रूल लगेगा। अब इसके लिए मुझे फंडामेंटल जो पता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मेट कैसा होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मेट होता है 1/x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसा होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। ये दो फॉर्मेट पता हो तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अब मैं क्या बोलूंगा, लॉग समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग। तो लॉग समथिंग का डेरिवेटिव मैं लिख दूंगा 1/समथिंग। 1/समथिंग इज साइन एक्स। देन समथिंग का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा, समथिंग इज साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया। दिस इज चेन रूल। इससे तुम आराम से कर सकते हो। ठीक, अब अपन आते हैं कोशेंट रूल में। एक आधे इलस्ट्रेशन और ले सकते हैं। अब इसी में सपोज साइन लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है आपको, साइन लॉग एक्स टू द बेस की, इसको देख लो। तो आपको डिफरेंशिएट करना है तो अप्रोच वही लगा दो। साइन समथिंग का डेरिवेटिव कॉस समथिंग होता है, तो कॉस लॉग एक्स कर दो। साइन समथिंग का डेरिवेटिव कॉस समथिंग। अब समथिंग की जगह लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो मल्टीप्लाई कर दो। यही चेन रूल है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट रूल में, और नेक्स्ट रूल है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में आपको दो फंक्शंस u और v, दोनों फंक्शंस है x के, और इस कोशेंट को डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर दो, इसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे फिर चेन रूल काम आ जाएगा। इसको u इंटू 1/v, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज देख लो, 1/x का डेरिवेटिव निकालोगे तो बेसिकली आप x का पावर -1 का डेरिवेटिव निकालो, तो ये होगा -1 x टू द पावर -1 दैट इज -1/x²। तो ये थोड़ा एक बेसिक चीज जो आपको याद रहनी चाहिए कि 1/समथिंग का डेरिवेटिव -1/समथिंग का स्क्वायर होता है। 1/समथिंग का डेरिवेटिव ऐसा होता है। अगर ये पता है तो इसको अपन प्रोडक्ट रूल से इजीली कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1/v प्लस सेकेंड फंक्शन 1/v डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du/dx। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ चेन रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1/समथिंग, इट इज -1/समथिंग स्क्वायर्ड, साथ में समथिंग का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dv/dx। चेन रूल 1/समथिंग का डेरिवेटिव -1/समथिंग का स्क्वायर, देन समथिंग का दैट इज dv/dx प्लस 1/v du/dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मेट जो आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ v du/dx माइनस u dv/dx। ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u/v। u इज फंक्शन ऑफ x एंड v इज फंक्शन ऑफ x।
ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, इसको सॉल्व करोगे v स्क्वायर एलसीएम लोगे तो v यहाँ जाएगा, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। वो आपके नेक्स्ट रूल में लिखा हुआ है, देखो u डी वी बाई डी एक्स माइनस में v डी यू बाई डी एक्स। याद कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। याद रखने का तरीका ऐसा है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। दिस इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का यूज करना सीख लो। सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है, इजी सा ले लेता हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये कोशेंट रूल लगा देंगे। स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर पहले ही कर दो, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos x माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, x का डेरिवेटिव 1 होता है। थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। दीज आर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।